सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पे आपका हार्दिक स्वागत। 2 दिसंबर 2023 को समसामयिक विषयों पर आधारित करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्यों अपने लिए हैं इंपॉर्टेंट। सेशन की शुरुआत करें। सेशन की शुरुआत करने से पहले जानते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, दिसंबर मंथ की शुरुआत हो चुकी है, तो दिसंबर 2023 को जितने भी जो दिवस होंगे उन सब के बारे में हम क्लास शुरू होने से पहले बताते ही हैं। तो दिसंबर 2023 की जब शुरुआत हुई, आगाज जब हुआ, तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। विश्व में एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें चाहे WHO की बात करें, लोगों को जागरूक करने के लिए और एड्स जैसी भयानक बीमारी जिसके बारे में कह सकते हैं जो लाइलाज बीमारी है उसके बारे में लोगों तक, आम जन तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि आप किस प्रकार अपने आप को एड्स से बचा सकते हैं, उसी के संदर्भ में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। चलिए, आज चूंकि 2 दिसंबर है और सेशन की शुरुआत कर हम 2 दिसंबर से ही कर रहे हैं, तो देखते हैं 2 दिसंबर को कौन से दिवस मनाए जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर के संदर्भ में कौन सा मनाया जाता है, जबकि 2 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में देखा जाए तो कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो यहां पे मैं आपको बताता चलूं, इसमें मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस। 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसके लिए दास प्रथा उन्मूलन दिवस। यह भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। दोनों की प्रासंगिकता के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि 2 दिसंबर ही ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों दिवस है। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक या कह सकते हैं नियंत्रण दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 या 3 दिसंबर की वो रात 1984 की है बात। भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई थी और उसमें हजारों की संख्या के अंदर लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कारण ये था कि एक विदेशी कंपनी थी जिसकी लापरवाही की वजह से गैस का रिसाव हो गया और बहुत सारे जो कह सकते हैं कि लोग काल कवलित हो गए। उसी को याद रखने के लिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। जबकि बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कौन सा, दास प्रथा उन्मूलन दिवस। वही दास जो लोगों के लिए काम करते थे और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हर समय होता था, उन्हीं को याद रखने के लिए, उन्हीं को स्मरण के तौर पे याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए, आपने सेशन की शुरुआत करने से पहले 1 तारीख और 2 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस दोनों थे उनके बारे में जाना। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक्स का पहला प्रश्न देखते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट बड़ा प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी जो तिमाही है उसकी आर्थिक जो विकास की वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत रही। हम सब लोगों को पता है कि जो फाइनेंशियल जो ईयर होता है, जो वित्तीय वर्ष होता है, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो 1 अप्रैल से शुरुआत हुई, तो पहला इसका जो तिमाही था, इसकी जो क्वार्टरली थी वो कौन सी थी? क्वार्टरली इसका एंडिंग था जैसे अप्रैल से लेकर के, और ये हो गया जून। ये तो हो गया प्रथम तिमाही। जबकि दूसरी तिमाही कब से शुरू हुई? ये हुई जुलाई से लेकर के और सितंबर की। आपसे वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो दूसरी तिमाही है उसके अंदर आर्थिक विकास का जो इंजन है वो भारत का कितना तेज दौड़ा है। आंसर इसका हो जाएगा 7.6% की रफ्तार से भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन दौड़ रहा है। बात करते हैं प्रथम तिमाही की। प्रथम तिमाही के अंदर 7.8% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था दौड़ रही है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 7.6%। लेकिन ये तो हो गया क्वार्टरली के सारे आंकड़े। वैसे देखा जाए तो RBI, IMF, वर्ल्ड बैंक, फिंच और मूडीज, ये जितने भी प्रकार की संस्थाओं के मैंने जो आपने नाम लिए हैं, इनके अनुमानुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था 2023 और 24 के मध्य जो रहने वाली है वो रहने वाली थी 6.1 से लेकर के 6.4% की। सभी ने अपने हिसाब से अनुमानों के आधार पर आंकड़े प्रदर्शित करे, जिसके अंदर RBI जो भारतीय है उसने भी अपने आंकड़े जारी करे, जिसके अलावा इंडिया जो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है जिसको IMF के नाम से जानते हैं,
और वर्ल्ड बैंक के बारे में भी हम जानते हैं, IMF, उसके बाद में अगर बात करते हैं फिंच के बारे में बात करें, मूडीज के बारे में बात करें, सब लोगों ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत करी है। लेकिन वर्तमान में जो सेकंड तिमाही जो है 2023-24 का जो चालू जो वित्तीय जो वर्ष है, उसके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है उसका कितना इंजन दौड़ा है, वो दौड़ा है 7.6%। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 7.6% विश्व में सबसे ज्यादा आर्थिक विकास दर अगर किसी भी देश की है तो वो भारत की है। कभी कहा जाता था कि विश्व के अंदर चीन की अर्थव्यवस्था बहुत द्रुत गति से दौड़ रही है, लेकिन आप स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं कि 4.9% की दर से ही वहां का जो इंजन है वो हाँफ गया है और भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पे सर पर दौड़ रही है। चलिए, चीन की आर्थिक विकास दर 4.9% है, जबकि IMF के अनुसार 2024 के अंदर भारत की जो GDP है उसका अनुमान 6.1% है। जबकि वर्ल्ड बैंक के अनुसार GDP का अनुमान कितना है, 6.3% है। जबकि मूडीज के अनुसार कितना है, 6.1 है। जबकि फिंच के अनुसार 6.2। मैं ये कह रहा था आपको कि 6 से लेकर के 6.4% के आसपास सभी जितनी भी जो वैश्विक की बात करें, चाहे राष्ट्रीय जितनी भी जो औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक विकास की दर को संकलित करने वाली जो एजेंसीज के बारे में देखा जाए तो 6.1 से लेकर के 6.4 के आसपास ही बता रही हैं। लेकिन अब हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस प्रकार की घोषणा करी है कि 2027 तक भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि हमारे अगर कोई वित्त मंत्री इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट देते हैं तो अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने कुछ सोच समझ करके इसके बारे में विश्व को बताया होगा। चलिए अभी देख लेते हैं, फिंच के अनुसार 6.2%। वर्तमान में भारत की जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था उसके अंदर उसका 5वां नंबर है। थोड़े ही दिनों के अंदर हम जापान को और उसके बाद में जर्मनी को पछाड़ करके और नंबर 3 पे आने वाले हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि 2027 तक भारत बनेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। पहली बार परसों की बात है कि पहली बार भारत का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसने 4 लाख करोड़, इसके अंदर जो है $4 ट्रिलियन का कैप जो मार्केट कैप हासिल करने वाला दुनिया का चौथा नंबर का शेयर मार्केट बन गया है। हम सब लोगों को बात है BSE कौन सा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कहां पे स्थित है, मुंबई में है। और देश की राजधानी जो कह सकते हैं कि आर्थिक राजधानी कौन सी है, वो भी मुंबई है। चलिए, इस प्रश्न के माध्यम से आपने बहुत सारे फैक्ट जाने जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। चलिए जानते हैं दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल ने भारतीय वायुसेना अधिकारी मनीषा पाढ़ी को भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप ADC के रूप में नियुक्त किया है? जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे भारतीय महिलाएं हर एक क्षेत्र के अंदर बहुत गौरवमयी इतिहास को लिखती और उसकी इबारत को लिखती हुई चली जा रही हैं। और उसी के क्रम के अंदर एक चीज होती है, यहाँ पे एक पद होता है जिसको जाना जाता है ADC। ADC क्या होता है? ADC एक ऐसा पद होता है जो राज्यपाल को क्या करता है, असिस्ट करता है, उसकी सहायता करता है। जिस प्रकार के उनके जो विजिट्स होते हैं और उनकी जो दैनिक दिनचर्या से संबंध जितने भी जो सरकारी कामकाज है उनके अंदर उनको असिस्ट करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? ये करते हैं सैन्य अधिकारी। और सैन्य अधिकारियों की बात करें तो यहाँ पे 3 अपनी आर्मड फोर्सेज हैं, जिसके अंदर आर्मी की बात कर सकते हैं हम, और एयरफोर्स की बात करें, और लास्ट में करते हैं नेवी की। तीनों ही हमारी सेना के अंग है महत्वपूर्ण। वहीं से हमारे कमीशन्ड ऑफिसर यहाँ पे ADC लगते थे पहले, लेकिन इसी के क्रम के अंदर भारत ने एक नया इतिहास रचा और महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा देने के लिए यद्यपि बहुत सारे प्रयास पहले से किए भी जा रहे हैं और हो भी चुके हैं, उसी के क्रम के अंदर एक ADC ऐसी चीज बच गई थी जहां पे कह सकते थे कि राज्यपाल के पास जो ADC जो अधिकारी होता है वो पुरुष होता है। इस बार इस चीज को बदल दिया गया है और वहां पे भारत की पहली ऐसी एक महिला अधिकारी है, कौन सी, वायुसेना की, जिनको उनका ADC बनाया गया। नाम क्या इनका? मनीषा पाढ़ी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। मिजोरम, अभी वर्तमान में जो मिजोरम के जो राज्यपाल है उनको इसका ADC बनाया गया है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली सहायक डी कैप ADC वो बनने वाली है। राज्यपाल की बात करें तो मिजोरम के वर्तमान में जो राज्यपाल है उनका नाम हरिबाबू कंबपति है। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीजें कि भारतीय जो महिलाएं हैं जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने कौन कौन से कीर्तिमान रचे हैं, उसी के बारे में देख लेते हैं। कि फाइटर जेट महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी, हम सब लोगों को पता है कि उन 4 महिलाएं जिन्होंने पहली बार वायुसेना के अंदर जो कमीशन लिया था उसके अंदर अवनी चतुर्वेदी उनमें से एक थी और दूसरे का नाम मोहना सिंह भी था। तो इस प्रकार 2 महिलाएं और थी जिन्होंने एयरफोर्स के अंदर कमीशन लिया था और वर्तमान के अंदर वो जेट और रफाल जैसे फाइटर उड़ा चुकी हैं।
रफाल जो फाइटर जेट उड़ाने वाली पहला महिला जो पायलट बनी उनका नाम है शिवांगी सिंह। जबकि वायुसेना फ्रंट लड़ाकू जो यूनिट है उसके अंदर कमान संभालने वाली जो महिला एक सैन्य अधिकारी उनका नाम शैलेजा धामी है। इसका अगर बात करते हैं कि कैप्टन शिवा चौहान जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो इतनी कह सकते हैं दुर्गम परिस्थितियों के अंदर रहने वाली एक पोस्ट होती है, एक प्लेसमेंट होती है, वहां पे भी उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र चुना। यह भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ चुके चौहान। इसके अलावा हाल ही में साधना सक्सेना नायर को एयर मार्शल रैंक से भी मिली है। ये कौन सी? ये एफएमसी से कमीशन्ड है और ये मेडिकल कोर से आती हैं। जबकि भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम क्या है? पुनीता अरोड़ा है। इसके अलावा कौन बनी थी? सेकंड अगर जो बनी थी उनका नाम था माधुरी कनिटकर। तो सारी चीजें आपने स्लाइड के माध्यम से जानिए कि क्यों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और महिलाओं ने दिन प्रतिदिन जो कीर्तिमान रचे उसी के क्रम के अंदर आपको सारी चीजें हमने इस प्रश्न के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। किस राज्य की हॉकी टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब ने 13वीं जो सीनियर हॉकी चैंपियनशिप है उसका खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। पंजाब ने 20वां खिताब जीता, फाइनल में हरियाणा को हरा करके, और ये खिताब अपने नाम किया। ये नवंबर के अंदर जो है आयोजित किया गया इस प्रकार का टूर्नामेंट। अब बात कर लेते हैं, इसका उद्घाटन हुआ था 1928 से इस प्रकार का ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रशासक हॉकी इंडिया 2011 से इसको चला रहा है, जबकि इससे पहले भारतीय हॉकी महासंघ इसको 1928 से लेकर के 2000 तक इसको चला रहा था। वर्तमान में हॉकी के जो महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिलीप टर्की, जो ऑलरेडी पहले ही क्या रहे हैं? बहुत बड़े खिलाड़ी रहे और भारतीय टीम के वो कैप्टन भी रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त प्राप्त की जो पहली टीम थी 1988 के अंदर उन्होंने चैंपियनशिप को जीता था। इसके अलावा जूनियर महिला हॉकी का जो विश्व कप है वो कहां पे चल रहा है? वो चल रहा है दक्षिणी अमेरिका का एक देश है चिली के अंदर इसका भी वर्तमान में ये वहां पे चल रहा है क्या? जूनियर विश्व महिला हॉकी कप। अब बात करते हैं कि 5वें मेंस पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का जो अभी आयोजन किया जा रहा है, वहां पे हरमनप्रीत सिंह जो भारत के खिलाड़ी हैं हॉकी टीम के, उनको भारतीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया और वर्तमान में स्पर्धा कहां चलेगी? ये चलेगी स्पेन में। स्पेन के अंदर जो है वो यहाँ पे स्पर्धा चलेगी, जहां पे भारतीय हॉकी टीम है उनके जो कैप्टन बनाया गया उनका नाम कैप्टन हरमनप्रीत सिंह है। हॉकी के बारे में और कुछ बातें कर लेते हैं कि 2023 के अंदर हॉकी का विश्व जो कप है वो खेला गया भारत के अंदर, उड़ीसा के अंदर खेला गया, जिसमें जर्मनी ने पेलेंटिगोर में बेल्जियम को हराते हुए वो विश्व कप अपने नाम किया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन को मंजूरी दी है। ये किस से संबंधित है? कौन से सेक्टर से संबंधित है? इसका आंसर हो जाने का कौन सा? विश्व विशेष कमजोर जनजातीय समूह के लिए, पीवीजीटी के लिए इस प्रकार की एक कवायद रची गई है। अब हम सब लोगों को पता है कि जनजातीय जो जितने भी प्रकार के जो आदिवासी रहती हैं, सबसे ज्यादा अगर भारत में जनजातियां निवास करती हैं तो करती हो एमपी के अंदर सबसे ज्यादा तादाद में, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत की बात करें तो वो रहता है मिजोरम में। संविधान के अंदर 9वीं अनुसूची के अंदर भी इनका उल्लेख है। इसके अलावा पैसा एक्ट भी एक बनाया गया जिसके अंदर आदिवासी क्षेत्रों को या कैसे आदिवासी लोगों को मुख्य स्ट्रीम में लाने के लिए इस प्रकार की चीजें भी अनुच्छेद के अंदर लिखी गई हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को पीवीजीटी के लिए किया गया। जनजाति गौरव दिवस की अगर बात करें तो 15 नवंबर को मनाया जाता है, किसकी याद में? बिरसा मुंडा की याद है। बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस था उसी की याद के अंदर जनजाति दिवस मनाया जाता है। 18 राज्यों के अंदर वर्तमान में आदिवासी समुदाय वहां पे निवास कर रहा है। योजना के तहत जनजातीय मंत्रालय समेत 9 मंत्रालय की योजनाएं शामिल होगी, जिसमें पक्के आवासों का निर्माण होगा, सड़कों का प्रबंधन होगा, नल से जल और शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें उनको शामिल किया जाएगा। वर्तमान में देश के अंदर 75 जनजाति समूह निवास करते हैं। इसके अलावा 220 जिलों के 22,544 गांवों के अंदर निवास करते हैं और इनकी आबादी जो देश भर के अंदर कितनी है? 28 लाख है। अब मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, पहले सेशन में नवंबर में हमने बताया था कि कुनबी एक जनजाति है, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट जो है वो टारगेट लॉन्च किया, जिसमें उनकी आदिवासी जो लोग हैं उनकी समस्याओं को चिन्हित करने के लिए इस प्रकार का एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करी है।
भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मध्य प्रदेश, जैसा कि मैंने आपको, जबकि सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला मिजोरम। अब बात कर लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति और जाति दोनों के लिए लोकसभा के अंदर कितनी सीटें लोकसभा की रखी गई हैं। तो अनुसूचित जो जाति है उसके लिए 84 हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति की सीटें वो मात्र 47 है, क्योंकि उन लोगों को भी पर्याप्त उनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए और संसद तक भेजने के लिए इस प्रकार के अनुच्छेद संविधान के अंदर ऑलरेडी पहले से उल्लेखित है। लास्ट में आपको बात करूं कि पैसा एक्ट 1996 में संविधान के भाग 9 के अंदर इसके अंदर यह अग्रलिखित है कि आदिवासी समुदाय को प्राकृतिक संसाधनों पर उसके पारंपरिक अधिकारों को सुरक्षित करता है। इसका कहने का मतलब यह है कि आप जो आदिवासी जो पहले जो लोग होते थे वो प्राकृतिक संरक्षण को सबसे ज्यादा सहेज देने का काम करते थे, तो इसीलिए उनके लिए एक विशेष प्रकार के प्रावधान बनाए गए कि उनके साथ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो पैसा एक्ट आता है 1996 में, जिसका ऑलरेडी पहले से किसमें वर्णन था, तो यह था अनुच्छेद 9 में। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। किस राज्य सरकार ने अपने विद्यार्थियों को नीट और जेईई की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की घोषणा करी? हम सब लोगों को पता है नीट है और एक जेईई है। नीट के लिए क्या करते हैं आप? एमबीबीएस करते हैं, जबकि जेईई में क्या बनते हैं आप? इंजीनियर बनते हैं। और रेपुटेड इंस्टीट्यूट के अंदर आपका दाखिला अगर आपको करवाना है तो यहाँ पे आपको प्राप्तांक सबसे ज्यादा लाने होते हैं। और हम सब लोगों को पता है कि कोटा का जो कोचिंग सेंटर जो हब है वो भारत के अंदर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा विख्यात है। लेकिन दूसरा पहलू उसका काला जो पहलू है वो एक ये भी है कि कोटा के अंदर पढ़ाई के दबाव की वजह से, अवसाद की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस प्रकार के आंकड़े कुछ आए हैं जो सरकार के लिए चिंताजनक हो सकते हैं, और हम सब लोगों के लिए भी, कि बालकों के ऊपर ज्यादा अनावश्यक दबाव ना डालते उनकी पढ़ाई को अनवरत रूप से जारी रखा जाए। इसी के लिए उड़ीसा सरकार ने इस प्रकार का एक कार्यक्रम चलाने की घोषणा करी है, जिसके अंदर नीट और जेईई दो प्रकार के ऐसे कोर्सेज होते हैं जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, खर्चीले होते हैं, और एक आम आदमी का बच्चा कोटा तक या किसी अन्य इंस्टीट्यूट में पढ़ाने को नहीं भेज सकता। उसी के संदर्भ के अंदर उड़ीसा सरकार ने इस प्रकार का एक संवेदनशील निर्णय लिया, जिसके अंदर नीट और जेईई दोनों की जो भर्ती परीक्षाएं जो होती हैं उसकी मुफ्त तैयारी करने की घोषणा करी है। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है वो कौन सा हो जाने वाला है? उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है क्या? नवीन पटनायक। और हाल ही में पिछले महीने हम लोगों ने पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि वहां पे कलिंग महोत्सव का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा पुरी जो है वो भी दर्शनीय स्थल है और भगवान जगन्नाथ की वहां पे यात्रा निकलती है। इसके अलावा जो उड़ीसा है वो खनिज के मामलों में या कह सकते हैं खनिज उत्पादन के अंदर कुछ खनिजों में वो शीर्ष स्थान भी रखता है। कौन कौन से खनिज हैं? जिसके अंदर मैग्नीज है, लोहा है, बॉक्साइट है और कोयला। इस प्रकार के जो खनिज है वो सबसे ज्यादा उन शीर्ष राज्यों में शामिल होता है जहां पे सबसे ज्यादा इन खनिजों का उत्पादन किया जाता है। 2023 के अंदर विश्व कप हॉकी का खेला गया, वो ऑलरेडी मैं आपको इस प्रश्न के माध्यम से, पहले वाले प्रश्न के माध्यम से बता ही चुका हूं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी नीट की फुल फॉर्म है, और बीटीएस कराने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है कौन सी? जो नीट कराती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है। हम सब लोगों को पता है कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। 2020 के कुछ ऐसे प्रावधान है जिसका छोटा सा मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए इस पे विशेष जोर दिया गया है। एनईपी 2020 में भारत की प्रथम जो शिक्षा मंत्री था उन्हीं के नाम से ही यहां पे शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। हमारे भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे उनका नाम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद था, जो एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे और राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के भी पद पे उन्होंने काम करा। कलिंग साहित्य का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा की स्थापना की बात करें तो भारत जब आजाद हुआ उससे पहले इसकी स्थापना हो गई थी। कब? 1936 में। 1936 में बंगाल और उड़ीसा के दोनों के टुकड़े हुए और उसी समय ही उड़ीसा की स्थापना हो चुकी थी। खनिजों की बात करें तो क्रोमाइट है, मैग्नीज है और डोलोमाइट्स है। उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम नवीन पटनायक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और बताता चलूं इस प्रश्न के माध्यम से कि नवीन पटनायक भारत के अंदर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने वाले
कार्यकाल उनका सबसे ज्यादा हो गया है। चलिए, और इसके अलावा जो नियुक्ति है किसकी, राज्यपाल की, उनका नाम है रघुवर दास है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। चर्चा में रही ताजे पानी की झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? और चर्चा में क्यों रही, बिंदु यहां जानने की जरूरत है कि वहां पर इस प्रकार के कुछ कह सकते हैं प्रशासन की वजह से कुछ ऐसे चीजें हुई जिसकी वजह से वहां पे जो लोकटक जो झील है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। तो लोकटक झील के बारे में जाने तो यह उत्तर पूर्वी जो भारत है उसकी बहुत बड़ी एक झील है, मीठे पानी की झील है। कहां पे है ये? मणिपुर के अंदर है। मणिपुर की बात करें तो काफी समय से मणिपुर चर्चा में बना हुआ है। हम सब लोगों को पता है कि कुकी और मेतेई जो समुदाय है उनके बीच में क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। अभी हाल ही के अंदर एक बहुत बड़ा संगठन था जो उग्रवादी संगठन जिसको बोल सकते हैं अलगाववादी संगठन, उसकी केंद्र सरकार के साथ में वार्ता होगी और अपने हथियार उन्होंने डाल लिए। ये भी हमने नवंबर 2023 का जो करंट अफेयर्स था उसमें पढ़ा था। तो बात कर रहे हैं कि लोकटक झील क्यों प्रसिद्ध है और वहां पे ऐसे कौन कौन से जानवर है जिनको वहां पे आश्रय प्रदान होता है। इसके अलावा दलदली वो एक झील है, तो इसके बारे में कुछ अन्य चीजें देखते हैं। देखिए, आप इस कह सकते हैं पिक्चर्स के माध्यम से देखते हैं कि ये है लोकटक झील और काफी पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो काफी अच्छी है, नजर आ रही है। इसके अलावा ये छोटा सा जीव जिसको कौन सा कहते हैं, डियर, डांसिंग डियर के नाम से इसको जाना जाता है। और यही मणिपुर सरकार का, मणिपुर राज्य का क्या है, यह राज्य पशु भी है। चर्चा में क्यों है? लोकटक झील प्राधिकरण द्वारा लोकटक झील पर सभी तैरते घरों और मछली पकड़ने की संरचनाओं को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया। और अगर आप इन्हीं को हटा दोगे तो लोकटक झील की जो कह सकते हैं प्राकृतिक जो सौंदर्य था वो तो अपने आप में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या है, चर्चा में बना हुआ है। इंफाल से 40 किलोमीटर दूर ये दक्षिण में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की जो झील है वो कौन सी है? लोकटक है। तैरते गोलाकार दलदलों के लिए जाना जाता है जिसे स्थानीय भाषा में फूमदिस बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि फूमदस जो स्थानीय भाषा में इसका जो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है। आप सब देख रहे हैं कि ये फूमदस ही है जहां पे आपको गोलाकार ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अगर राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यहीं पर स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। केबू लामोजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यहीं पे है, जो कि लुप्त प्राय, जो मैंने आपको हिरण के माध्यम से जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई, मृग हिरण संगाई के नाम से मणिपुर राज्य के पशु की अंतिम सरल स्थिति है। उसके बाद में ये जो हिरण है वो अभी अंतिम अवस्था में है, या कह सकते हैं अभी जो दुर्लभ प्रजाति है वो थोड़े दिनों में ही खत्म होती सी नजर आ रही है। 1990 में रामसर जो कन्वेंशन हुआ था उसके अंदर अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो कह सकते हैं जो वेटलैंड है, आर्द्र जो भूमि है, उसके बारे में बहुत सारे ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया था। उसी के संदर्भ के अंदर लोकटक झील का भी नाम आता है। बात कर लेते हैं कि 1993 का जो मोट्रिक्स रिकॉर्ड था उसके अंतर्गत भी इसको सूचीबद्ध किया गया है। तो मणिपुर की जो लोकटक झील है वो इस प्रकार अभी हाल ही के अंदर चर्चा में बनी हुई है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और ये खेल से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, और हम सब लोगों के लिए भी कह सकते हैं कि हम क्रिकेट देखते हैं और भारत में क्रिकेट धर्म के हिसाब से भी इसको पूजा जाता है, या धर्म में जितनी जगह, धर्म को जब जितनी मानव अपनी जगह अपने जीवन में देता है उतनी ही जगह हम क्रिकेट को भी देते हैं। और क्रिकेट के जो भगवान है वो भी भारत में पैदा हुए और वर्तमान में भारत रत्न है जिनका नाम सचिन तेंदुलकर है। जानते हैं कि T20 2024 का वर्ल्ड कप कहां आयोजित होने वाला है? इसका आंसर हो जाने वाला है अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों इसको संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं। इसकी टीमों की बात करें तो इसके अंदर 20 टीमें भाग ले रही हैं और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2007 के अंदर। 2007 के अंदर सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप खेला गया। जीता किसने? तो भारत ने जीता। किसकी अगुवाई में जीता? तो महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई के अंदर T20 वर्ल्ड कप जीता। पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, वो किसने जीता? तो वो जीता इंग्लैंड ने जीता। अभी वर्तमान में जो अभी 2024 के अंदर जो वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है उसके अंदर कितने टीमें भाग लेने वाले? तो उसके अंदर 20 टीमें भाग लेने वाली है। पहले सेशन के अंदर हमने आपको ये बताया था कि नेपाल जो छोटी सी टीम है, छोटा सा देश है, उसने T20 2024 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। लेकिन प्रश्न है दूसरा। अभी प्रश्न की करते हैं शुरुआत। प्रश्न की शुरुआत ये करते हैं कि किस देश ने ICC T20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, उसके अंदर वो खेलेगा। आंसर हो जाएगा इसका युगांडा। युगांडा कहां का देश है? ये देश है अफ्रीका महाद्वीप का। किसने किसको हराया? युगांडा ने रवांडा को हरा करके T20 2023 का जो वर्ल्ड कप का जो क्वालिफाई करने वाली जो टीम है वो बन गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? युगांडा। किसको हराया? रवांडा को हराया। रवांडा कौन सा देश है? ये भी अफ्रीकी देश है। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपने बहुत सारे फैक्ट जाने।
अब अगर प्रश्न अगर T20 के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो 13वां विश्व कप का जो संस्करण है वो भारत के अंदर खेला गया। उपविजेता कौन रहा? भारत रहा। विजेता कौन बना? ऑस्ट्रेलिया बना। मैन ऑफ द सीरीज किसको मिली? विराट कोहली को मिली। तो ये सारे जो प्रश्न थे, जो फैक्ट थे, उस प्रश्न के माध्यम से आपने जाने। कुछ अन्य फैक्ट्स हैं जो T20 विश्व कप के लिए, उसके बारे में भी कुछ चीजें जान लेते हैं। यहाँ पे 2024 है, 4 जून से 30 जून 2024 के मध्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज जो संयुक्त मेजबानी इसकी कर रहे हैं, वहां पे खेला जाने वाला है। आयोजक किसके हो गए? 9वां संस्करण है। पिछला जो विश्व कप जो था 2022 का, वो इंग्लैंड ने जीता है, जो 2 बार अभी तक वो जीत चुके। इससे पहले और 2 बार ऐसी कौन सी टीम है जिसने 2 बार विश्व कप जीता है T20 वाला? तो उसको दूसरे देश का नाम है वेस्ट इंडीज। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि 2023 के अंदर जो 13वां विश्व कप का जो संस्करण जो खेला गया, उसके अंदर वेस्ट इंडीज क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। जबकि अगर क्रिकेट के इतिहास के अंदर देखा जाए तो 1975 के अंदर पहला वर्ल्ड कप जीतने वाली अगर कोई कैरेबियन टीम बनी थी, उस टीम का नाम वेस्ट इंडीज था। लेकिन समय बदलता रहता है, और अभी कैरेबियन जो टीम थी उसकी हालत काफी पतली हो गई है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। विश्व कप 2007 का जो विजेता बना उसका नाम भारत है। आईसीसी के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो दुबई में है, और आईसीसी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम ग्रेग बार्कले है। जबकि भारत के जो बीसीसीआई के जो चेयरमैन कह सकते हैं, जो अध्यक्ष है, उनका नाम रोजर बिन्नी है। चलिए ये सारे के सारे फैक्ट्स आपने जाने। किस अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? कब किया गया है? गोवा के अंदर अभी 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया गया, और ये 20 से लेकर के 28 नवंबर को संपादित किया गया। इसके अंदर गोल्डन ग्लोब पीकॉक कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिए गए, और उसी के क्रम के अंदर एक जो है विशेष पुरस्कार दिया जाता है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। किसको मिला है? आंसर हो जाएगा हॉलीवुड अभिनेता जिनका नाम है माइकल डगलस। माइकल डगलस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। माइकल डगलस है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो गोल्डन पीकॉक का जो पुरस्कार है उनका नाम है एंडलेस बॉर्डर्स है। जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक का जो पुरस्कार है वो स्टीफन कॉमरेडोर को मिला है। जबकि अभिनेता पुरुष के अंदर जो कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ रहे, उनका नाम है पेरिया हरीम सेम, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक मेलानी थियरी को। अब बात कर लेते हैं निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म। यहां पे नाम आता है वेहेन दी सिडलिगिस ग्रो को, और विशेष जूरी पुरस्कार ऋषभ शेट्टी की कांतारा जो मूवी है उसको दिया गया। अब बात कर लेते हैं गोवा फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कब होती है, तो आंसर इसका हो जाएगा 1952 में। ये इसका कौन सा संस्करण था? इसका ये था 54वां संस्करण। आयोजन इसका गोवा में होता है, हर बार गोवा में ही होता है। और जो भारत का जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, जिनके तत्वाधान के अंदर इसकी शुरुआत, इसका शुभारंभ किया गया, आंसर हो जाएगा इसका अनुराग ठाकुर। इस प्रश्न के माध्यम से आपने जाना कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड किसको प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा माइकल डगलस। जानते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हुरून इंडिया की सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में सबसे पहले पायदान पे कौन है? तो मैं आपको बताता चलूं, पहले सेशन के अंदर हमने बताया था राधा बेम्बू। राधा बेम्बू थी, वो सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर महिलाओं की लिस्ट के अंदर हुरून ने ही उनको चुना था। ये हमने नवंबर के सेशंस की जो करंट चली थी उसके अंदर हमने आपको बताया था। लेकिन बात यहाँ पे हो रही पुरुष कैटेगरी की, मेल कैटेगरी की, और उसके अंदर ऐसी कौन सी कंपनी के जो संस्थापक है जिनको हुरून इंडिया ने सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, पुरुष के अंदर, मेल के अंदर कैटेगरी के अंदर उनको नामित किया? आंसर उसका हो जाएगा कौन सा? डी मार्ट के। डी मार्ट के जो संस्थापक है, कौन, क्या नाम है उनका? उनका नाम है राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी जो डी मार्ट के जो संस्थापक है, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, या उनको रैंक दी गई कि वो आप अपने नंबर 1 पे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत की हैं, उनको भी दूसरा तीसरा पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। तो इससे पहले राधा बेम्बू जो थी, ये भी महिला एंटरप्रेन्योरशिप है, और उनको इस कैटेगरी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाइपर मार्केट चेन डी मार्ट, हम सब लोग देखते हैं कि एक ही छत के अंदर जितने भी प्रकार के जो ग्रोसरी आइटम्स हैं वो मिल जाते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले करने वाली किसी कंपनी का अगर नाम लिया जाता है, हाइपरसोनिक है। हर जगह इसका सामान मिल जाएगा, और देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर इसकी बहुत बड़ी चेन है, और उसके संस्थापक का नाम है राधा किशन दमानी। दूसरे स्थान पर फ्लिपकार्ट के बिन्नी और सचिन। हम सब लोगों को फिलहाल कि फ्लिपकार्ट भी एक ऐसी सेवा प्रदाता कंपनी है जो कंपनियों से माल खरीद करके और उपभोक्ताओं तक समय पे पहुंचाने का कार्य फ्लिपकार्ट भी करती है। जबकि तृतीय स्थान पर जोमेटो के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जोमेटो से कोई भी चीज अपन मंगा सकते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर स्वनिर्मित भारतीय महिला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, राधा वेम्बू है।
आईवीएफसी फर्स्ट प्राइवेट, आईडीएफसी फर्स्ट के साथ में हारून इंडिया, दोनों ने इसको क्या किया, लिस्ट को जारी किया है। अब बात करते हैं हारून इंडिया है क्या। देश के प्रतिष्ठित नवोदित ब्रांड है और उनकी मार्केट वैल्यू के बारे में जानकारी देने का अगर कोई कार्य करता है तो कौन करता है, हारून इंडिया करता है। अब बात करते हैं डी मार्ट की स्थापना के बारे में। मई 2002 में इसकी स्थापना होती है और अगर देखा जाए कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर 33वीं सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का 33वां स्थान है डी मार्ट का, अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। आप देख रहे हैं कि बीएस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 33वीं सबसे बड़ी कंपनी के अंदर सूचीबद्ध लिस्टेड कंपनी है कौन सी, डी मार्ट है। डी मार्ट के स्टोर्स की संख्या 2023 अक्टूबर तक जो देश भर के अंदर स्टोरों की संख्या है वो 336 है। तो कह सकते हैं कि डी मार्ट ने अपने पांव जो हैं वो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पसार लिए हैं। और दूसरी बात यह है कि एक ही छत पर सस्ते दरों पर अगर आपको कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी उपभोक्ता की चीजें अगर आपको वहां पे मिल रही हैं तो अपने आप में बड़ी बात है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र आईओआर में एक उच्च स्तरीय आभासी वर्चुअल बातचीत का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो है इसका महासागर जो नाम है, और भारतीय नौसेना द्वारा इस पर एक वर्चुअली है, किसी प्रकार के आर्टिकल्स नहीं है, सिर्फ हम कह सकते हैं एक आभासी है। और नाम क्या दिया गया इसको, महासागर इसको नाम दिया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में। कुछ सामान्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक समुद्री दृष्टिकोण। अब भाग लेने वाले कौन से देश हैं, जो हिंद महासागर के अंदर छोटे छोटे भारत के पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश है, म्यांमार है, इसके अलावा सेशेल्स है, श्रीलंका है, तंजानिया है, केन्या है, मेडागास्कर है, मालदीव है, मॉरिशस है, मोजाम्बिक है और सेशेल्स है। ये जितने भी प्रकार के जो आप छोटे छोटे देश हैं उनके साथ में भारत इस प्रकार के संयुक्त उपक्रम के अंदर इस प्रकार की आभासी चीजें करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं नेवी की। और नेवी की जो भारत के अंदर 3 कमांड है ऑलरेडी पहले से, जिसमें विशाखापत्तनम है, कोच्चि है, विशाखापत्तनम है, कोच्चि है और इसके अलावा कौन सी है, मुंबई। ये 3 इसकी कमांड है। वर्तमान में जो कह सकते हैं भारतीय जो नेवी है उसके जो चीफ है उनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। किस भारतीय प्रसिद्ध लेखक और अनुवादक को फ्रेंच सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स द द्वारा फ्रांसीसी सरकार के द्वारा उसको सम्मानित किया गया। बड़ा पुरस्कार है और भारत के ही लोग किसी एक व्यक्ति को मिला। इससे पहले भारत कह सकते हैं कि फ्रांस का सबसे बड़ा ऑर्डर ऑफ द नाइल जो पुरस्कार है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने, यह कह सकते हैं फ्रांस की सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री को प्रदान भी किया था। उसी के क्रम के अंदर फ्रांस का एक शीर्ष पुरस्कार और है जिसमें किसी एक महिला साहित्यकार और लेखक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, अरसिया सत्तार। अरसिया सत्तार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कौन सी कह सकते हैं किताब थी, अरसिया सत्तार है। बेंगलुरु में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो द्वारा प्रदान किया गया ये पुरस्कार। पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1957 में। रचनाएं कौन कौन सी है, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के अनुवाद के साथ साथ में कथा सरित सागर की कहानियां भी इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार अन्य कैटेगरी के अंदर जीते हैं, तो द महाभारत फॉर चिल्ड्रन के साथ में 2022 में, जबकि बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो आरसी सत्तार जो है, हमने देखा जो अभी वर्तमान में फ्रांस के सरकार के द्वारा शीर्ष जो वहां का पुरस्कार है, उससे भारत के अंदर फ्रांस के जो राजदूत है उन्होंने इस पुरस्कार से इन जो साहित्यकार महिला उनको सम्मानित किया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। निम्न में से किसे हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, आंसर इसका हो जाएगा सुंगति सुंदरराज। सुंगति सुंदरराज को इस प्रकार का पुरस्कार दिया गया क्योंकि उन्होंने हेल्थ के सेक्टर में काफी लंबे समय में अपोलो हॉस्पिटल के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान करी। चलिए, सुंगति सुंदरराजन है। अंतरराष्ट्रीय जनसंपर्क महोत्सव के अंदर ये दिया गया। शुरुआत इसकी 1958 से ही हो चुकी है जब इस प्रकार का अवार्ड दिया जाने लगा है। अपोलो अस्पताल में जनसंपर्क के क्षेत्रीय प्रमुख पद पर वर्तमान में कार्यरत थी और यह पुरस्कार स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रणनीतिक प्रबंधन को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझता है और इसीलिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम निदेशालय की पूर्व निदेशक VR ललितांबिका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया, आंसर क्या हो जाएगा, यह भी अगेन फ्रांस हो जाएगा, जिनको फ्रांस के सबसे बड़े शीर्ष पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। इसरो की वैज्ञानिक रही हैं और बहुत बड़े ऐसे ऑपरेशंस थे जिनके अंदर इनकी महती भूमिका रही थी। चलिए देख लेते हैं, ये है आप
इनको इस प्रकार का पुरस्कार दिया गया। फ्रांस की है, फ्रांस के अंदर, फ्रांस की नहीं, फ्रांस का पुरस्कार है और इनको मिला है। इसरो के वैज्ञानिक है। शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजियन डी होनूर, लेजन ऑफ होनर, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो द्वारा ही सम्मानित किया गया, जैसा सर्तिया को किया गया था। पुरस्कार की शुरुआत होती है 1802 में, कब? जब नेपोलियन जो बोनापार्ट वहां के जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने बड़े अपनी जिंदगी के अंदर युद्ध लड़े। वी आर ललितांबिका को पुरस्कृत किए गए। अन्य जो पुरस्कार है उसके अंदर स्पेस गोल्ड मेडल अपने आप में बड़ी बात, जबकि इसरो प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार 2013 से भी उसको सम्मानित किया जा चुका है। बात कर लेते हैं वह भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के निदेशक के रूप में गगनयान मिशन जो 2024 के अंदर अभी हम बहुप्रतीक्षित मिशन है, जिसके अंदर भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष जो का अभी जो कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रोग्राम, यह कह सकते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है अंतरिक्ष प्रोग्राम, जिसके अंदर भारत के 3 एस्ट्रोनॉट जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। तो उसके अंदर भी वो क्या कर रहे हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, जिनका उद्देश्य 2000 या 22 की जगह पहले इसका 22 था, अभी कितना हो जाएगा? पहले लक्ष्य था 22 में, अभी 24 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। CNES ये फ्रांस की नेशनल स्पेस एजेंसी है, फ्रांस की बात हो रही है, और 19 दिसंबर 1961 की इसकी क्या की थी, स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं कि फ्रांस के साथ में कौन कौन से हम संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। भारत जो है वो फ्रांस के साथ में प्रोजेक्ट 75 भी कर रहा है, B-15 भी कर रहा है। इसके अलावा कह सकते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास के अंदर ऑपरेशन गरुड़ है, वरुड़ है, और इसके अलावा शक्ति अभ्यास भी थल सेना के साथ में करता रहा है। अभी वर्तमान में वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है एम्यूनल मैक्रो, और भारत के साथ में प्रगाढ़ संबंध फ्रांस के साथ में भारत के बने हुए हैं। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज की लेखिका कौन है? आंसर इसका हो जाएगी भारत की पहली, कह सकते हैं पहले वो एक अभिनेत्री रही हैं। 1995 में उनकी एक पिक्चर आई थी, सबसे उनके डेब्यू जो फिल्म थी, पिक्चर का नाम था बरसात। बरसात में उनको नवोदित कलाकार में पहली बार उनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। और अभी वर्तमान में अभिनेत्री है जिनका नाम है ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने हाल ही में अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ट्विंकल खन्ना। और अभी वर्तमान में बात कर ही रहे थे कि एकता कपूर को अभी वर्तमान में एक बहुत बड़े पुरस्कार से इनको भी सम्मानित किया गया है। चलिए देख लेते हैं। भारतीय अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना है, इस्माइली नानी को क्या देती है, इस पुस्तक के माध्यम से दे रही है श्रद्धांजलि। अन्य पुस्तकें कौन सी? द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद भी इन्होंने लिखी है, जबकि मिसेस फनी बोन्स भी इन्होंने लिखी। हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया कि एकता कपूर को एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम सब लोगों को पता है कि टेलीविजन क्वीन के नाम से विख्यात एकता कपूर है, उनको भी एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत की टेलीविजन की वो क्वीन कही जाती हैं, और बहुत सारे जो धारावाहिक हैं उन्होंने जो धारावाहिक है उनके अंदर विभिन्न जो धारावाहिक थे उनका निर्देशन इन्होंने किया है। बात कर लेते हैं 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की, जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए। जबकि अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो वहां पे मिमी मूवी थी, जिसके अंदर कृति सेनन को दिया गया संयुक्त पुरस्कार था, और दिया गया दूसरा आलिया भट्ट को। किस पिक्चर के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सह अभिनेता के तौर की बात करते हैं तो पंकज त्रिपाठी, मिमी जो मूवी थी उसी के अंदर उनको जो सहायक कलाकार था उसके तौर पे इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात मैंने आपको बता दी, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। चलिए जानते हैं सेशन के आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं कि अंतिम प्रश्न कौन सा है और क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लड इन द्वारा लॉन्च किया गया देश का पहला प्लेटफॉर्म जिसमें ऑन डिमांड ब्लड की व्यवस्था की जाएगी का क्या नाम है? हम सब लोगों को पता है कि रक्त, रुधिर या ब्लड अपने जीवन के अंदर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कोई व्यक्ति घायल हो, बीमार हो या मरणावसन अगर अवस्था में हो और वहां पे उसको ब्लड की जरूरत पड़े, और उस समय हम देखते हैं कि अगर किसी प्रकार की ब्लड की जो कैटेगरी होती है, जो ग्रुप होता है, उसके अंदर आपका मैच भी खाना चाहिए, या फिर अगर मैच नहीं भी खाता हो तो आपको उसके बदले उतना ही ब्लड जमा कराना भी होता है। लेकिन इस प्रकार की एक चीज अभी आपको देख रहे हैं, क्रांतिकारी कदम उठाया गया। आंसर इसका हो जाएगा ब्लड प्लस। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर यह होगा कि ब्लड लेने वाले और ब्लड दान करने वाले दोनों का जो डेटा है उसको मैच किया जाएगा, किस व्यक्ति को कहां पे क्या चीज की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा और उसको दिल्ली के किसी व्यक्ति से अगर ब्लड लेना है और कोई ब्लड देना चाहता है, इस प्रकार का अगर कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का, एक कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पे लेके कोई चीज आई है, उसी को क्या कहा जा रहा है? ब्लड प्लस कहा जा रहा है।
अपने आप में स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम इसको जाना जा रहा है। ब्लड प्लस है, इमरजेंसी मामलों में पीड़ित के समय पर ब्लड उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म एक उपयोग करता है। अनुकूल इंटरफेस पे क्या करता है, काम करता है। क्या होता है इसके अंदर, जिसमें रक्त की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को इच्छुक दाताओं से सीधे जुड़ने की अनुमति प्रदान करता है। ऐसा इस प्रकार के प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवाता है। ब्लड उन्नत एल्गोरिदम, ब्लड उन्नत एल्गोरिदम और जियोलोकेशन सेवाओं का एकीकृत करता है, जहां पे आपको एल्गोरिदम में सेट करता है कि किस व्यक्ति को तो आवश्यकता है और कौन व्यक्ति देना चाहता है। तो दोनों चीजों को एक जगह पे एल्गोरिदम के माध्यम से, जियो लोकेशंस के माध्यम से एक जगह उनको इकट्ठा करता है और व्यक्ति का काम समय पे हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।